हेलो दोस्तों, स्टडी ब्रेंच एजुकेशन में आपका स्वागत है। बायोलॉजी सीरीज़ का जो टॉपिक सेल डिवीज़न चल रहा था उसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक वीडियो सेल डिवीज़न की बनाई थी। आज ये सेल डिवीज़न की सेकंड वीडियो है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर पाएँ। हमने सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ लिया था। देन उसके बाद हमने सेल के जो भी यूज़ होते हैं वो सब पढ़ा था। देन उसके बाद हमने सेल के टाइप्स पढ़े थे, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मायोसिस। और अमाइटोसिस डिवीज़न को हमने पिछली वीडियो में ही देख लिया था। देन उसके बाद हमने माइटोसिस डिवीज़न भी अपना आधा कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे माइटोसिस डिवीज़न के फेजेस। माइटोसिस डिवीज़न के फेज़ कितने होते हैं? सबसे पहला फेज़ होता है कार्योकाइनेटिक्स, जिसको हम हिंदी में केंद्र विभाजन भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है साइटोकाइनेसिस, जिसको हम कोशिका विभाजन भी कहते हैं। कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेटिक्स का मतलब होता है डिवीज़न, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न। और साइटोकाइनेसिस में साइटो का मतलब होता है जो सेल्स होते हैं, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न, यानी कि सेल का डिवीज़न, कोशिका का विभाजन। कार्योकाइनेटिक्स में जो सेल होता है, कोशिका होती है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। साइटोकाइनेसिस में पूरा सेल डिवाइड हो जाता है। कार्योकाइनेसिस के 4 फेज़ हैं। एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फोर्थ वन है टेलोफेज। अब हम एक एक करके इन फेज़ को भी अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोफेज की। इस फेज़ में क्या होता है? कोशिका के विभाजन की शुरुआत होती है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस फेज़ में, जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक झुंड में दिखाई पड़ते हैं। और इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता। और सेंट्रोजम्स एक सेल के ही पार्ट होते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, सेल्स में बहुत सारी चीज़ होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूले हो गया, और तुम्हारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया। तो इसी तरीके से सेंट्रोसोम्स भी एक सेल का पार्ट होता है, जो कि दोनों पोल्स की तरफ, सेल के दोनों ध्रुवों की तरफ जाने लगता है। इसका ये काम होता है प्रोफेज के अंदर। और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, देन उसके बाद मेटाफेज की शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। जो क्रोमोसोम्स इधर उधर बिखरे पड़े थे, झुंड में थे, जिनको हम गिन नहीं पा रहे थे, इस फेज़ में आके वो एक लाइन में आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स को अब एक आसानी से गिना जा सकता है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज़ है। इसमें तारकय यानी कि सेंट्रोसोम्स दोनों ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, और तारकय से टांगू तंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर निकल आते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, स्पाइडरमैन होता है कि वो किसी चीज़ पर अपना जाल फेंक के मारता है, फिर अपने जाल से उस चीज़ को पकड़ लेता है, देन अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो सेंट्रोसोम्स हैं, ये दोनों पोल पे चले गए, वहाँ से स्पिंडल फाइबर एक धागे से होते हैं, उनको बनाते हैं। और जो बीच में लाइन लगा के क्रोमोसोम्स बैठे थे, उनको पकड़ते हैं, और अगले फेज़ में ये अपनी तरफ खींचेंगे भी। देन हम बात करते हैं अगले फेज़। अब हम बात करते हैं एनाफेज की। जो सेंट्रोसोम्स दोनों ध्रुव की ओर चले जाते हैं, वहाँ से वो स्पिंडल फाइबर्स से जो बीच में क्रोमोसोम्स लाइन लगा के बैठे हैं उनको पकड़ते हैं, देन उनको अपनी तरफ खींचते हैं। इसको बोलते हैं हम एनाफेज। और ये सबसे छोटा फेज़ होने वाला है इस पूरे प्रोसेस का। टेलोफेज की बातें करते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, वो दोनों ध्रुव की ओर एकत्रित हो तो गए। उसके बाद क्या है? उनके चारों तरफ न्यूक्लियस झिल्ली यानी कि केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और उनके चारों तरफ न्यूक्लियस बन जाता है। इसके बाद क्या होता है? एक ही कोशिका में 2 केंद्रक बन जाते हैं, यानी कि एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस बन चुके होते हैं। अब बस सेल का अलग होना बाकी था। इसके बाद साइटोकाइनेसिस की शुरुआत होती है। साइटो का मतलब क्या है? सेल का डिवीज़न। अभी तक हमने बात करी थी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियस भी अलग हो जाता है, बस सेल का अलग होना बाकी था। तो 5वां फेज़ जो है साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आखिरी फेज़ है। इस फेज़ में कोशिका यानी कि सेल भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है, और एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल को बनाते हैं। तो जल्दी से हम एक बार सब चीज़ें फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोफेज, जिसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स एक दूसरे में उलझे होते हैं, झुंड में दिखाई देते हैं, और इनको गिना नहीं जा सकता। और इस फेज़ को कहते हैं
प्रोफेज, इसमें सेंट्रोजम्स दोनों ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। देन उसके बाद हमने मेटाफेज पढ़ा। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स बीच में एक लाइन में आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स को अब आसानी से गिना जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें सेंट्रोजम्स दोनों ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और तारकाई से तारकुतंत्र यानी कि स्पिंडल फाइबर निकल आते हैं। इसके बाद हमने देखा एनाफेज। इसमें क्या होता है, तारकुतंतु स्पिंडल फाइबर्स को दोनों ध्रुव की ओर खींच लेते हैं क्रोमोसोम्स को। यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। फिर हमने टेलोफेज पढ़ा। गुणसूत्र दोनों ध्रुव की ओर एकत्रित हो जाते हैं। गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इसके बाद एक कोशिका में 2 केंद्रक बन जाते हैं। देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ये सबसे आखिरी फेज है। इस फेज में कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है और एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं मायोसिस की, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अर्ध का मतलब होता है हाफ, विभाजन का मतलब होता है डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सबसे पहले बहुत गहराई से अध्ययन स्टार्सबर्गर ने 1888 में किया था। यह विभाजन केवल जनन कोशिका यानी कि स्पर्म एंड ओवम में होता है। इसमें पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल के गुणसूत्रों की मात्रा मदर सेल के गुणसूत्रों से आधी होती है, हाफ होती है। यानी कि मदर सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अगर 46 हैं तो डॉटर सेल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो 23 होंगे। यह विभाजन की प्रक्रिया 2 भागों में होती है, जिससे 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। मतलब कि ये वाला डिवीज़न 2 फेज़ में होता है। पहला फेज़ M1, दूसरा फेज़ M2, जिसको हम मायोसिस 1 और मायोसिस 2 भी बोल सकते हैं। पहले फेज़ में 46 क्रोमोसोम्स वाले मदर सेल से 23 क्रोमोसोम्स वाले डॉटर सेल बनते हैं। बाद में उन 23 क्रोमोसोम्स वाले डॉटर सेल से 4 23 क्रोमोसोम्स वाले डॉटर सेल बनते हैं। इसका मतलब एक 46 क्रोमोसोम्स के मात्र सेल से 4 पुत्री कोशिका जिसमें 23 गुणसूत्र हैं उनका जन्म होता है। इसको बोलते हैं मायोसिस प्रोसेस। ये केवल स्पर्म और ओवम में होती है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु में सिर्फ। मायोसिस होने की प्रक्रिया मायोसिस 1 और मायोसिस 2। मायोसिस 2 जो है वो बिल्कुल सेम समसूत्री विभाजन की तरह है, मतलब माइटोसिस की तरह है, क्योंकि इसमें 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल से 23 क्रोमोसोम्स वाले ही 2 सेल बन रहे हैं। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका बिल्कुल प्रोसेस माइटोसिस की तरह है। हालांकि मायोसिस 1 का भी प्रोसेस बहुत माइटोसिस की तरह है, लेकिन इसका प्रोफेज सबसे पहले तो हमने इसके आगे 1 इसलिए लगा रखा है क्योंकि हमको पता चले कि ये माइटोसिस का प्रोफेस है, ये मायोसिस का प्रोफेस है, तो इनके आगे हम 1 लगा देते हैं। इसका प्रोफेस बस अलग है माइटोसिस से। प्रोफेस के इसके 5 चरण हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइप्लोटीन, डायोकाइनेसिस। इनको मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हिंदी में भी इनको इसी नाम से देखते हैं। अब हम एक एक करके इन 5 प्रोसेस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेप्टोटीन, इस फेज़ में क्रोमोसोम सुलझे हुए रहते हैं, इनको क्रोमोन्यूमेटा कहते हैं। मतलब जो पहला फेज़ है इसमें क्या है कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे में उलझे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं रेड वाले अगर हम पिंक वाले हम फीमेल क्रोमोसोम्स माने, ब्लू वाले हम मेल क्रोमोसोम्स माने, देखिए किस तरीके से उलझे हुए, हमको नहीं पता चल रहा कि कितने क्रोमोसोम्स हैं। अब अगले फेज़ में जाइगोटीन में इसमें क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम सिनेप्सिस कहते हैं। इसमें जाइगोटीन में गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। अब अगला आता है पैकिटीन। गुणसूत्रों के बीच में जीन का क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जो कैटेगरीज एक फीमेल में एक मेल में होती हैं वो कैटेगरीज आपस में क्रॉस हो जाती हैं और जो उनका बच्चा पैदा होता है उसमें अपने माँ बाप दोनों की कैटेगरीज, दोनों के जीन्स जाते हैं तो दोनों की कैटेगरीज उसमें आ जाती हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। ये पैकेटीन में होता है। अगर कोई भी सवाल में पूछे क्रॉसिंग ओवर कब होता है तो उसका जवाब होगा पैकेटीन। उसका अगला प्रोसेस है डिप्लोटीन। अब सभी गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, यानी कि अब आपस में क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब क्रोमोसोम्स को अलग होना है और उसके बाद उनको अलग अलग पोल्स पे जाना है और उसके बाद अलग न्यूक्लियस बनना है। जो प्रोसेस नॉर्मली होता है अब वो होना था, तो गुणसूत्रों को अलग भी होना था। अगला प्रोसेस डायोकाइनेसिस। सभी गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी कि जितने भी गुणसूत्र हैं अब वो अलग हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण शुरू हो जाते हैं। देन स्पिंडल फाइबर्स उनको
पोल्स की तरफ खींचेंगे, देन उनके चारों तरफ न्यूक्लियस का निर्माण होगा, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल भी अलग हो जाएंगे और 2 सेलों का निर्माण होगा। इस तरीके से प्रोसेस वर्क करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।